चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कि हीट का फ्लो, उसमें ऑपरेट होने वाले केमिकल चेंजेस का एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हैं। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसका चेंज आप जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं वो ब्रांच कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के एडवांटेज क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि आप इससे थर्मोडायनेमिक्स से कुछ लॉस क्रिएट करेंगे। कौन सी रिएक्शंस हो पाएंगी, कौन सी रिएक्शंस केमिस्ट्री में नहीं हो पाएंगी, इनके बारे में पता चलेगा। क्या क्या रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस होते हैं, इनके बारे में पता चलता है। लिमिटेशन थर्मोडायनेमिक्स की ये है कि आप सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे इसे लगाएंगे। सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी कि मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, एटम्स के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, पूरे सिस्टम की बात होगी जिसमें कि कई सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। जो सिस्टम है यहाँ पे काउंट करेंगे वो हमारे पास एक गैसेस सिस्टम होगा। रिएक्शन की स्पीड, उसके ऑपरेट होने की मैकेनिज्म की जानकारी आप इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ते हैं, वो ब्रांच कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। तो आपने एक पिस्टन के अंदर आइडियल गैस भर लिया, पिस्टन के अंदर भरा हुआ आइडियल गैस पूरा एक सिस्टम कहलाएगा। यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में आएगा वो सिस्टम कहलाता है। यूनिवर्स का वो पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में नहीं आ पाया वो सराउंडिंग कहलाता है, यानी सिस्टम के बाहर वाला पार्ट सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला करके बनता है पूरा यूनिवर्स। सराउंडिंग का मतलब होता है कि यूनिवर्स में से आप सिस्टम माइनस कर लीजिए, सराउंडिंग का आइडिया मिल जाएगा। सराउंडिंग से कोई लेना देना है नहीं है, हमें तो मतलब किससे है, बेसिकली सिस्टम से है। अब सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज या एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होगा वो इस बाउंड्री से होगा, पिस्टन की बाउंड्री से होगा। अब ये बाउंड्री दो तरह की हो सकती है, या तो ये कंडक्टिंग हो सकती है या फिर ये नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। अगर कंडक्टिंग हुई तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गई तो प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाएगा। सिस्टम के बारे में बात करें तो तीन तरह का सिस्टम होता है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन जिसमें कि हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, क्लोज जिसमें कि केवल और केवल हीट का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज होता है ना मैटर एक्सचेंज होता है, ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम के स्टेट, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक, ये सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। स्टेट फंक्शन, ऐसे वेरिएबल जो कि पाथ पर इंडिपेंडेंट होते हैं ना, स्टेट फंक्शंस बोलते हैं, जो कि केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। यानी कि ये जो टर्म नीचे लिखे हुए हैं, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब स्टेट फंक्शन है, यानी पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ फंक्शन उनको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं, वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, हीट और वर्क। हीट और वर्क जो होते हैं ये दोनों पाथ डिपेंडेंट होते हैं। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की। सिस्टम के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक वो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे, और एक वो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। जो प्रॉपर्टीज क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हें तो बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब कौन कौन सी चीजें एक्सटेंसिव हैं, तो वो एक कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं, और कौन कौन सी चीजें इंटेंसिव हैं वो दूसरे कॉलम में लिखे हुए हैं। ठीक, अगर वॉल्यूम है, मोल्स है, मास है, गिब्स एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, फेरेडे है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये सब क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर इन्हीं क्वांटिटीज को आप इन मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, यानी मास से डिवाइड कर दोगे, जैसे कि मोलर वॉल्यूम वीएम लिखा हुआ है, ये इंटेंसिव है। यानी कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर पर यूनिट मास कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो इंटेंसिव बन जाती है। कोई भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी अगर पर यूनिट मास कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो इंटेंसिव बन जाता है। किसी भी तरह का रेशियो जो होता है, ठीक है, वो रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। जैसे कि मास और वॉल्यूम अगर दोनों चेक करें तो मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव हैं, लेकिन इनका जो रेशियो होता है डेंसिटी, ये इंटेंसिव है। ठीक, व्हेन एनी एक्सटेंसिव डिफाइंड फॉर यूनिट अमाउंट, बेटा चार्जर अभी चार्जिंग में लगा हुआ है। व्हेन एनी एक्सटेंसिव डिफाइंड, एक मिनट होल्ड करना। दो एक्सटेंसिव दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव होता है, डेंसिटी इंटेंसिव के अंदर आती है। सिमिलरली अगर कोई भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी को पर यूनिट मास से आप डिवाइड कर देंगे तो वो भी वो इंटेंसिव बन जाएगी। आप एक्सटेंसिव क्वांटिटीज को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव क्वांटिटीज जो होती हैं वो कभी ऐड नहीं होती हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके पास दो वेसल के अंदर वाटर भरा हुआ है, एक वेसल के अंदर वाटर का मास है m1, दूसरे में m2, मोल्स है n1, दूसरे में n2, एक में वॉल्यूम है v1, दूसरे में वॉल्यूम v2।
आपने इन दोनों वेसल को मिक्स कर दिया, नया मोल्स M1 + M2, नया मोल्स N1 + M2, नया मास M1 + M2, नया वॉल्यूम V1 + V2, लेकिन डेंसिटी थोड़ा ना बदल जाएगी। डेंसिटी तो पानी की वही रहेगी। उस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा ना बदल जाएगा। अगर आप पानी ए को बी के साथ मिक्स करते हैं तो ओवरऑल पानी का बॉइलिंग पॉइंट 2T थोड़ा ना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तो वही रहेगा 373 केल्विन। तो क्वांटिटी और मैटर पर जो डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव होती है, जैसे कि डेंसिटी टेम्परेचर ये दोनों इंटेंसिव में आ गई। लेकिन मास मोल्स वॉल्यूम ये सब एक्सटेंसिव है, क्वांटिटी और मैटर पर डिपेंड करती हैं, तो ये ऐड हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में ऑपरेट होने वाले प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, उनमें से पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर में चेंज जीरो है, यानी हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। आइडियल गैस की अगर बात हो रही हो तो आइडियल गैस के केस के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी काउंट होता है तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का चेंज दोनों जीरो लेना है। ठीक। फेज ट्रांजिशन अगर होता है, फेज ट्रांजिशन के अंदर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन फेज ट्रांजिशन के अंदर एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ये बात थोड़ी याद रखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन फेज ट्रांजिशन का मतलब सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में ले जाना है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन वाली स्टेट होती है इसमें एंट्रोपी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में फर्क पड़ जाता है। ठीक है। पर्टिकुलर आइडियल गैस की अगर बात करोगे तो आइडियल गैस के लिए कोई भी एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। दूसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। वर्क डन निकाला जाता है पी डेल्टा वी के फॉर्मूले से, जिसकी वजह से एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। यानी कि ये सिस्टम जो होता है क्लोज सिस्टम के अंदर आता है, यानी आइसोकोरिक बोले सिस्टम को क्लोज मान लेना है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे। तीसरा प्रोसेस है तुम्हारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पर हीट कांस्टेंट होता है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन सिस्टम में से हीट बाहर नहीं जाती, अंदर नहीं आती, क्योंकि सिस्टम जो होता है उसकी वेसल इंसुलेटेड होती है, जिसकी वजह से हीट अंदर या बाहर नहीं जाती है। जितनी भी साइक्लिक प्रोसेस होती है उन सभी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा पी, डेल्टा टी, इन सब की वैल्यू जीरो होती है, यानी जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है क्वासी स्टैटिक, यानी कि देखने में रुकी हुई लगेगी लेकिन रुकी हुई नहीं होगी, चल रही होगी। ठीक है। सिस्टम अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए एक एक नहीं कई सारे स्टेप्स के अंदर फॉलो करता है, यानी कि ऑल चेंजेस अकरिंग एट एनी part of the system are exactly reverse when mass changes, when small changes in variables are carried out in the opposite direction। ठीक। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचने में काफी टाइम भी लेता है और हर स्टेप एक पुराने स्टेप के साथ रिवर्सिबल होता है। ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होता है। प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम लगता है क्योंकि काफी सारे स्टेप्स के अंदर होता है। आइडियल प्रोसेस जो होता है, ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल वाली, ये आइडियल गैसेस के केस में होती है, आइडियल इसलिए माना जाता है ये। और इस केस में वर्क डन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर वेरिएबल होता है, ये बात कुछ याद रखनी है। दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सिस्टम इनिशियल तक पहुंचता है, सिस्टम इनिशियल से फाइनल तक पहुंचता है, लेकिन प्रोसेस जो होती है हर पॉइंट पर रिवर्सिबल नहीं होती है। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक। सिंगल स्टेप के अंदर ऑपरेट होने वाला प्रोसेस होता है। सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। सिस्टम हमेशा अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, जबकि रिवर्सिबल में हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम पर होता है। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि ऊपर वाले ने बताया था एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है। वर्क और हीट। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वर्क की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में। वर्क का जो छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है वो है पी डेल्टा वी। ठीक है। केमिस्ट्री में आपको चलाना है पी डेल्टा वी, बस पी के आगे माइनस साइन लेना है। पी यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है जो आप बाहर से लगाओगे पिस्टन को कंप्रेस करने के लिए। एक्सपेंशन के टाइम पर वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन नेगेटिव आ गया तो मतलब बाय द सिस्टम है। कंप्रेशन के टाइम पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेना है। बाय द सिस्टम वर्क डन नेगेटिव, ऑन द सिस्टम वर्क डन पॉजिटिव। ठीक। इसके अलावा हीट का फ्लो, एनर्जी का जो एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो हीट की फॉर्म में भी हो सकता है। हीट होता है, हीट में एक्सचेंज आता है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट पॉजिटिव लेनी है, अगर निकल रही है यानी एक्सोथर्मिक है तो हीट नेगेटिव लेनी है। ठीक। अब हीट को आपको वर्क में ले जाना है या एनर्जी के अंदर ले जाना है, तो हीट मेजर होती है कैलोरी में। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। लेकिन हम क्योंकि लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर भी यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में नपेगा, तो लीटर एटमॉस्फेयर को अगर आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात याद रख लेना कि जूल में लाने के लिए 101.3 जूल और कैलोरी में लाने के लिए 24.2 कैलोरी। ये वैल्यू याद रखना, अर्ग वाली वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है।
लीटर एटमॉस्फेयर कैलोरी से बड़ा होता है, और कैलोरी जूल से और जूल अर्ग से बड़ा होता है। ठीक है, एनर्जी की सबसे बड़ी वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर होती है, उसके बाद कैलोरी होती है, फिर जूल होता है, फिर अर्ग होता है। कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जितनी भी मोलर प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, चाहे वो मोलर हीट कैपेसिटी हो, चाहे वो मोलर गिब्स एनर्जी हो, चाहे वो मोलर एंट्रोपी हो, चाहे वो मोलर इंटरनल एनर्जी हो, जो भी क्वांटिटीज के नाम के आगे मोलर लिखा हुआ है, मोलर का मतलब हो गया पर यूनिट मास। ठीक है, ये सारी इंटेंसिव होती है। सिमिलरली क्यू और डब्ल्यू, ठीक है, क्यू और डब्ल्यू जब भी सिस्टम की तरफ बात हो रही होगी तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सही है, और क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है जब ये बाय द सिस्टम होते हैं। अगर कोई गैस मान लीजिए वैक्यूम में आपने एक्सपेंड कराया, तो वैक्यूम में एक्सपेंशन के टाइम पर वैक्यूम में प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वर्क डन निकालोगे पी डेल्टा वी से, प्रेशर जीरो होने की वजह से वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब गैस एक्सपेंड कर रही है लेकिन कोई वर्क डन नहीं कर रही है, तो ये कहलाता है जूल्स फ्री एक्सपेंशन। जूल्स फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सटर्नल वर्क की वैल्यू जीरो है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देख लो, चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी या इंटरनल वर्क। इंटरनल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट कर लो या यू से रिप्रेजेंट कर लो। ई से एनर्जी, यू से इंटरनल वर्क, दोनों एक ही बात होती है। फिजिक्स में इंटरनल वर्क यू से दिखाते हैं, केमिस्ट्री में ई से दिखाते हैं। बेसिकली इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम के अंदर सभी तरह की एनर्जी, यानी कि एक पिस्टन के अंदर आपने गैस भरा, अब गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करेंगे, रोटेट भी करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी करेंगे, उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एनर्जी भी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज है उन सबका सम निकालते चलो, उन सबका सम जो होगा वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी या इंटरनल वर्क। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को पता नहीं करते हैं। ठीक, हम इंटरनल एनर्जी कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं करी जा सकती है। इसलिए हम इसका चेंज कैलकुलेट करते हैं। चेंज हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी कि आइसोकोरिक कंडीशन के अंदर। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब भी किसी गैस की एनर्जी निकलेगी ना, तो उसको आंख बंद करके मान लेना है कि वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। और ये इंटरनल एनर्जी जिस एपरेटस के अंदर कैलकुलेट होती है उस एपरेटस का नाम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर वो डिवाइस होती है जो कि इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट करती है। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब जीरो होगा क्लोज पाथ के लिए, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए आप प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी में से रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी को माइनस कर लें। अगर ये चेंज पॉजिटिव आ गया तो समझो टेम्परेचर बढ़ गया, और अगर नेगेटिव आ गया तो समझो टेम्परेचर कम हो गया। कुल मिला के गैसेस के लिए इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी कम होती है। सबसे पहला लॉ आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि इन शॉर्ट FLOT, ये दिया था मेयर्स और हेलमोट्स ने। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है। मान लो कि ये सिस्टम है जिसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी E1 है, बाहर से आपने हीट दिया Q, जिसकी वजह से इसकी नई एनर्जी हो गई E1 + Q। आपने बाहर से W वर्क डन और कर दिया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो नेट नई एनर्जी कितनी हो गई E2। तो E2 की नई वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी E1 + Q + W, ये हो गई E2 की वैल्यू। तो E2 की वैल्यू आपने निकाली E1 + Q + W, इसमें से E1 को आपने E2 की तरफ माइनस कर लिया, तो E2 - E1 की वैल्यू हो गई Q + W के इक्वल। E2 - E1 हो गया डेल्टा E के इक्वल, तो डेल्टा E की वैल्यू हो गई Q + W। अब एक खास बात है कि Q और W दोनों पाथ फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट है, लेकिन दोनों का जो सम होता है ना वो स्टेट फंक्शन होता है। ध्यान रखना इस बात का कि Q और W दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, लेकिन दोनों का जो सम होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा E की वैल्यू Q + W के इक्वल होती है। कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा V की वैल्यू जीरो होती है, वर्क डन जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब W जीरो हो जाएगा तो Q की वैल्यू डेल्टा E के इक्वल होगी। यानी कि आप ये याद रखना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट दी जाए वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। अगला है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब कि जिसमें कि हीट जो है वो जीरो होगी, यानी Q जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा E के अंदर जो ये वाली वैल्यू है Q की, इसकी वैल्यू को जीरो कर दोगे तो डेल्टा E की वैल्यू W के इक्वल हो जाएगी एडियाबेटिक के अंदर। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा तो Q की वैल्यू -W के इक्वल, या फिर ये कह लो कि -Q की वैल्यू W के इक्वल, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम के अंदर हीट रिलीज हो जाएगी, वर्क डन बाय द सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट ली जाती है वो एंथैल्पी के चेंज के इक्वल होता है। अब हमने जो फॉर्मूला बनाया था डेल्टा ई का वो Q + W बनाया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या नाम है, ये जो Q है, ठीक है, इसकी वैल्यू को निकालोगे तो डेल्टा E - W हो जाएगा। इस Q को तुम नाम दे दो QP।
ठीक है। तो क्यू को मैंने नाम दे दिया क्यूपी, तो क्यूपी की वैल्यू को लिख दिया डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू को खोल दिया पी डेल्टा वी के अंदर, डेल्टा ई को ब्रेक कर दिया ई टू माइनस ई वन के अंदर, ठीक है, और डेल्टा वी को ओपन कर दिया वी टू माइनस वी वन के अंदर। तो ये हमारे पास ई टू पी वी टू एक तरफ कर लिया, ई वन पी वी वन एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब एंथैल्पी की क्वेश्चन होती है एच इज टू ई प्लस पी वी, तो जहां पर ई टू प्लस पी वी टू लिखा हुआ उसकी जगह तुमने लिख दिया एच टू, और जहां पर ई वन प्लस पी वी वन लिखा हुआ उसकी जगह लिख दिया तुमने एच वन। तो क्यूपी की वैल्यू हो गई एच टू माइनस एच वन, यानी रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एच को, यानी समझाया ये गया है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट किसको करता है, एंथैल्पी को, अंडर व्हाट प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने जो इक्वेशन बनाई है, जो कि हमने निकाली थी ये वाली फर्स्ट लॉ के अंदर, डेल्टा ई इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये डेल्टा ई जो लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्यू वी कर दो, जो क्यू लिखा हुआ है इसकी जगह डेल्टा एच कर दो, प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन जो बोली जाएगी वो इस फॉर्म में बोली जाएगी कि डेल्टा एच इज टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। और पी डेल्टा वी को हटा के आप डेल्टा एन आर टी भी लगा सकते हो, या एन आर डेल्टा टी रख लो। इसमें एन का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स, जिसको लिख सकते हैं एनपी माइनस एन आर, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीसी पानी है, हमने उसे वेपराइज किया 1671 सीसी वाटर के अंदर 1 एटीएम प्रेशर पर, तो बताओ कितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर का दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहला काम कि हमको तो इंटरनल एनर्जी निकालना है, डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई निकालने के लिए पहले वर्क डन निकाल लो, माइनस का पी डेल्टा वी लगा करके, टी की वैल्यू 1 एटीएम है, डेल्टा वी की वैल्यू 1671 माइनस वन कर लिया, क्योंकि सीसी के अंदर दिया हुआ है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की पावर माइनस का 3 कर दिया। तो वैल्यू आ गई मेरे पास इतने लीटर एटमॉस्फेयर। इसको कन्वर्ट कर लिया कैलोरी के अंदर, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर बताया था 124.2 कैलोरी होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 24.2 का, तो वैल्यू आ गई वर्क डन की -40 कैलोरी। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्यूपी प्लस डब्ल्यू के इक्वल होती है, डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, क्यूपी की वैल्यू हमको सवाल में दी हुई है 540, डब्ल्यू हमने निकाल लिया माइनस का 40, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 500 कैलोरी। कहने का मतलब ये है कि तुमने 540 कैलोरी की हीट दी, 540 में से 500 कैलोरी हीट तो वेस्ट हो गई इंटरनल एनर्जी में, मात्र 40 कैलोरी का वर्क हुआ। बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री के अंदर भी है। बाकी आगे के ज्यादातर क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, पढ़ करके नोट सारे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है सिस्टम का क्वांटिटी ऑफ हीट कंटेंट। तो एंथैल्पी की इक्वेशन अभी निकाली थी एच इसका टू ई प्लस पी वी, ठीक। तो लिख सकते हैं डेल्टा एच इसका टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन अगर प्रेशर चेंज हो रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं डेल्टा एच इसका टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, लेकिन जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट हो तो लिखा जाता है डेल्टा एच इसका टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एच को हटा के क्यूबी लिख लो, डेल्टा ई को हटा के क्यूबी लिख लो, एन आर डेल्टा टी डेल्टा एन आर टी, ठीक है। डेल्टा एन का मतलब डेल्टा एन जी लिख सकते हो, यानी चेंज इन नंबर ऑफ गैस मोल्स लेते हैं हमेशा, जिसको कि एनपी माइनस एनआर बोलते हैं। कुछ रिएक्शन दे देगा, सिर्फ इतना पूछेगा बताओ किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल होगा, ग्रेटर होगा या लेसर देन होगा डेल्टा ई के। तो केवल इतना चेक करो कि जिन रिएक्शंस का डेल्टा एन जी यानी चेंज इन नंबर ऑफ गैस मोल जीरो हो, उन रिएक्शन का डेल्टा एच डेल्टा ई बराबर होगा। जिनका जीरो से ज्यादा हुआ उनका डेल्टा एच डेल्टा ई से ज्यादा होगा, जिनका जीरो से कम हुआ उनका डेल्टा एच डेल्टा ई से कम होगा, ठीक। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। क्यूवी की वैल्यू दे रखी है, क्यूपी की वैल्यू मांगी गई है, ठीक है, और रिएक्शन पूरी दी हुई है। तो सबसे पहला काम आप रिएक्शन का डेल्टा एन जी निकाल लो, आपको गैस गैस जो दिख रहे हैं वो ये दोनों हैं, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब इक्वेशन लगा दो, डेल्टा एच इसका डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा ई की वैल्यू आपको सवाल के अंदर दी हुई है माइनस का 122.1228.2 किलो कैलोरी, सही है। उसको आप कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, सही है। डेल्टा एन जी की वैल्यू लगा दो, आर की वैल्यू को 2 कैलोरी रख दो, टेम्परेचर दिया हुआ है 225 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन का। यहाँ से सॉल्व कर लो, डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी कैलोरीज के अंदर, उसे चाहो तो फिर आगे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद लगातार क्वेश्चन है, यहाँ तक का कंटेंट आ गया समझ में भाई। चैप्टर के 3 आर्टिकल मैंने आज खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा हीट कैपेसिटी से, नोट्स में इसके सारे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसे एक बार रीड आउट कर लेना, हीट कैपेसिटी से ऊपर तक सारा मैटर एक बार पढ़ लेना, ठीक। एक सेकेंड जरा अभी होल्ड कर दो।